दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमारे चैनल पर लेखपाल की तैयारी चल रही है, जहां पर आपको हिंदी, जीके और आपके ग्रामीण परिवेश से संबंधित आपके यहां पर डेली वीडियो आपके अपलोड किए जाते हैं। तो आप लोग डेली यहां पर 5 बजे, ठीक है, डेली 5 बजे यहाँ पर आप क्लास ले सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी खासी कर सकते हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामीण विकास, जो कि यहाँ पर वन लाइनर में पढ़ेंगे और साथ साथ में आप सभी लोग यहाँ पर नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक करें, शेयर भी करें और नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में हमने प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ पर आपको ग्रामीण परिवेश के आपको टेस्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे ताकि थ्योरी के माध्यम से हम लोग ग्रामीण परिवेश के टेस्ट को लगा सकें। चलिए, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में है। लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में भू राजस्व अधिनियम जो कि 1901 की धारा आपकी 23 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखपाल अपने हलके में कार्य करता है, उसका ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जाता है? तो उसका जो ट्रांसफ़र किया जाता है परगना अधिकारी या सहायक कलेक्टर के द्वारा इसका ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखपाल के कार्यों का विवरण किस में वर्णित है? लेखपाल का जो कार्यों का वर्णन होता है वो होता है आपका लैंड रिकॉर्ड मैनुअल। क्या होता है? लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी थी? तो ये बनी थी आपकी सन 2006 में। देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लेख सेवा नियमावली 2006 में लेखपाल का पद राजस्व परिषद के अधीन समूह ग का पद बताया गया है और इस नियमावली में लेखपाल की भर्ती, चयन प्रक्रिया व प्रशिक्षण का भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लेखपाल अपने हलके के गांव या गांवों का प्रत्येक वर्ष खेत पर आकर निरीक्षण करता है। इस निरीक्षण को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो निरीक्षण होता है उसे बोला जाता है पड़ताल। क्या बोलते हैं? उसे पड़ताल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, याद रखिए कि लेखपाल वर्ष में 3 बार पड़ताल करता है, ठीक है, 3 बार करता है। पहली पड़ताल कब होती है? तो खरीफ की फसल, ठीक है। दूसरी पड़ताल कब होती है? जब रबी की फसल होती है। और तीसरी पड़ताल होती है जब जायद की पड़ताल होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे बनेगा कि लेखपाल वर्ष में कितनी बार पड़ताल करता है? तो आपको 3 बार करता है और जांच करने को क्या बोलते हैं? तो पड़ताल ही बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा खसरा क्या है? खसरा क्या है? तो यहाँ पर याद रखिए खसरा एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी गांव के जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण लिखा होता है, ठीक है। डायरेक्ट आपको प्रश्न याद कर लेना है कि खसरा क्या है। तो खसरा एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें किसी गांव के जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण होता है, ठीक है। और मान लीजिए कि कोई खेत है और उसमें अवैध तरीके से अफीम की खेती की जा रही है, ठीक है। और अगर लेखपाल को पता नहीं है और किसी कारण से अगर छापा पड़ जाता है तो सबसे ज़्यादा दोषी ठहराया जाएगा आपके लेखपाल को, क्योंकि इसका कार्य होता है कि उस खेत में क्या है इसको जांच करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो इस कारण से ऐसी जांच के लिए लेखपाल जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखपाल द्वारा खसरे में कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए आवश्यक तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। पहला पॉइंट आपका है कि खसरे में कुल कितने खाने या कॉलम्स होते हैं? तो खसरे में कुल कितने कॉलम खाने होते हैं? तो आपके 22 होते हैं। खतौने में कुल कितने खाने होते हैं? तो खतौने में कितने होते हैं? आपके 13 खाने होते हैं। अगला है पटवारी शब्द का प्रारंभ वर्ष किसने किया था? आपने पटवारी नाम सुना ही है। तो पटवारी शब्द का सर्वप्रथम जो नाम प्रयोग किया था, शब्द प्रयोग किया था, वो आपके शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी का शासनकाल देखा जाए बहुत ही अच्छा था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि किसके समय में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था? तो यहाँ पटवारी का नाम लेखपाल जो कर दिया गया था यह आपकी चौधरी चरण सिंह की सरकार के समय किया गया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो वार्षिक रजिस्टर होता है, तो वार्षिक रजिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग खतौनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे खतौनी बोलते हैं। ये वार्षिक रजिस्टर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है दाखिला खारिज की प्रक्रिया कब होती है। आपने ये भी नाम सुना होगा, ठीक है, म्यूटेशन, अर्थात दाखिला खारिज की प्रक्रिया क्या होती है या कब होती है। तो जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है, इसके अंतर्गत खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। जब कभी भी जोतदार के नाम का परिवर्तन होता है तो उसे बोलते हैं दाखिला खारिज हुआ, ठीक है। समझ में आ गया ना, जब भी परिवर्तन होता है उसमें, तो उसमें आपका होता है दाखिला खारिज होना। अगला क्वेश्चन है कि कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कृषि वर्ष, तो जिस प्रकार से आपका वित्तीय वर्ष होता है ना, जो कि आपके 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, बैंकों में होता है तो आपकी जुलाई से स्टार्ट होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर कृषि वर्ष जो स्टार्ट होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और आपके 30 जून तक होता है, अर्थात कुल मिला के 365 दिन, अर्थात पूरे साल का होता है प्रक्रिया, ठीक है। तो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ, इसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अर्थात 30 जून तक आपका चलता है, कुल मिला के 1 साल हो गया, ठीक है। कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहते हैं। क्वेश्चन वहाँ पे वो आएगा कि कृषि वर्ष को किस नाम से जानते हैं, तो कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहते हैं। अगला है खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। खसरा और खतौनी को, तो खसरा और खतौनी को क्या बोलते हैं, इसे अधिकार अभिलेख बोलते हैं, अधिकार अभिलेख बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भूलेख निरीक्षक कौन होता है। भूलेख निरीक्षक कौन होता है, तो भूलेख निरीक्षक जो करने आते हैं वो होते हैं कानूनगो या होते हैं राजस्व निरीक्षक बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, कानूनगो या राजस्व निरीक्षण उन्हें बोलते हैं जो भूलेख निरीक्षण होता है। यहाँ पर भूलेख निरीक्षण का काम क्या होता है कि लेखपाल के खसरे और खतौनी की जांच करना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, ये होता है आपका तहसीलदार, ठीक है। कौन होता है, तहसीलदार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि आप अमीन कौन होता है। आपने अमीन का भी नाम सुना होगा, तो अमीन कौन होता है, भू राजस्व की वसूली करने वाला। भू राजस्व की वसूली करने वाले को अमीन कहते हैं। अमीन के भी पद आपको देखने को मिलते हैं, 2016 में आपका अमीन का फॉर्म भी आया था। अगला क्वेश्चन है कि तहसील दिवस का आयोजन कब होता है। तहसील दिवस, तो तहसील दिवस प्रत्येक माह की प्रथम व तृतीय मंगलवार को होता है, जो कि तहसील दिवस होता है। और तहसील दिवस का आयोजन माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को प्रत्येक तहसील में 10 बजे से किया जाता है। कब से, 10 बजे से, जिसमें जनता की शिकायतों को सुना जाता है तथा उनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों को आदेश दिया जाता है। और तहसील दिवस पर जिले के बड़े अधिकारी एक जगह पर उपस्थित रहते हैं, इसलिए इसे तहसील दिवस कहा जाता है। नाम सुना होगा। और आज यहाँ पर 3-4 काम हो गए कि माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को, और इसमें से सभी के यहाँ पर कह सकते हैं शिकायतें सुनना, और इसके बाद उस जो दिवस होता है उस पर जिले के बड़े से बड़े अधिकारी आपके यहाँ पर उपस्थित होते हैं। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चकबंदी। आपने चकबंदी नाम सुना होगा। तो यहाँ पर चकबंदी क्या है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ जो हुआ था वो सन 1954 में मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील व सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील से हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो 1954 से मुजफ्फरनगर जिले के कैराना तहसील, ठीक है, और सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील से हुआ था। इसमें सफलता मिलने के पश्चात चकबंदी योजना को 1958 से पूर्ण प्रदेश में लागू किया गया। चकबंदी योजना के संचालन हेतु चकबंदी आयुक्त के अधीन चकबंदी विभाग का गठन किया गया, और चकबंदी विभाग राजस्व विभाग इसी के अंतर्गत आपके आते हैं। समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर कि जनपद स्तर पर चकबंदी प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन हेतु जिला उप संचालक चकबंदी, सहायक संचालक चकबंदी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी,
सहायक बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, चकबंदी अधिकारी सहायक, ठीक है, कानूनगो, लेखपाल, ये आपके नियुक्ति कार्य के सापेक्ष किए जाने के प्रावधान है। यहाँ पर चकबंदी लेखपाल, देखिए चकबंदी लेखपाल क्या है कि जब किसी क्षेत्र में चकबंदी की प्रक्रिया चलती है तब चकबंदी लेखपाल का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है। चकबंदी के माध्यम से ही गांवों के लिए आबादी भूमि निकाली जाती है। इसके माध्यम से किसानों की छोटे छोटे चकों में बंटी हुई भूमि को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जिससे किसानों को कृषि कार्य में सुविधा हो और वे अधिक गहनता से कृषि कर सकें। मतलब कि अगर आपके छोटे छोटे खेत काफ़ी दूर दूर आपके बसे हुए हैं तो इन खेतों को आपको पास में ले आना, यही आपकी चकबंदी होती है, ठीक है। और इसमें से क्या होता है, जब पास मिलाते हैं तो कुछ आपकी जगह होती है जो अवैध होती है वो आपकी बच जाती है और उसे किसी गांव के पास में आबादी भूमि कह देते हैं और उस आबादी भूमि में लोगों को कह सकते हैं रहने के लिए जगह दे दी जाती है। अब समझ में आ गया कि चकबंदी क्या होता है। छोटे छोटे भूभागों को एक बड़े भूभाग में परिवर्तित करना ही चकबंदी कहलाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि चकबंदी विभाग का कार्य क्या करता है। चकबंदी विभाग क्या कार्य करता है, तो किसानों की बिखरी हुई जोतों को इकट्ठा करना, ठीक है। अगला है चकबंदी विभाग का प्रमुख अधिकारी या प्रमुख कौन होता है, तो चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है, आपका चकबंदी आयुक्त होता है, ठीक है, चकबंदी आयुक्त होता है। और जिला स्तर पर सर्वोच्च चकबंदी अधिकारी कौन होता है, तो जिला स्तर पर सर्वोच्च चकबंदी अधिकारी जो होता है उसे बोलते हैं जिला उप संचालक चकबंदी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि चकबंदी लेखपाल अर्थात चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, जबकि राजस्व लेखपाल किसके अधीन। यहाँ पर देख सकते हैं जो चकबंदी लेखपाल होते हैं वो चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, लेकिन जो राजस्व लेखपाल होते हैं वो जिला अधिकारी अर्थात डीएम के अधीन होते हैं। कौन, तो आपके जो राजस्व लेखपाल होते हैं वो जिला अधिकारी के अधीन होते हैं, ठीक है। चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन कौन करता है, तो चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन, तो चकबंदी लेखपाल करता है। अगला है चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की होती है। कैसी योजना आपकी है, तो ये एक कल्याणकारी योजना है, ठीक है। प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब बना था, तो प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम आपके 1953 में बना हुआ था, ठीक है, तो 1953 में। अगला है उत्तर प्रदेश में भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में किसके संबंध में उल्लेख किया गया है, तो आपके 1901 में धारा 23 में आपके लेखपाल के संबंध में यहाँ पर उल्लेख किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में ये कह सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे भूमापन सर्वेक्षण, अर्थात भूमापन की जो इकाइयाँ हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा जरीब क्या है, ठीक है, गट्टा वगैरह क्या है, और इसके बाद आपके ये आपके भूमापन पैमाना क्या है, इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जिससे आप लोग आसानी से इसे पढ़ सकें, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। छोटा वीडियो होता है तो आप आसानी से उसे आप पढ़ सकते हैं, बोरिंग आपको नहीं लगेगा और थोड़ा ही थोड़ा आपको पढ़ना है। और जैसे ही यहाँ पर वैकेंसी आती है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। समझ में आ गया ना। तो ये रहे क्वेश्चन और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। सभी लोग नोट्स बनाते चलिए, धीरे धीरे वीडियो को पुश करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद कह सकते हैं अपनी नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। और सभी को पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जब पसंद आएगा वीडियो लाइक करेंगे। जब वीडियो लाइक करोगे तभी आप कह सकते हैं कि आपके नेक्स्ट पार्ट आपके होंगे, नहीं तो आपको यहीं पर हिंदी या तो जीएस जैसा भी आप लोग चाहेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लाया जाए। मगर हमारा फ़र्ज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर ग्रामीण परिवेश करवा दें, फिर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आते रहेंगे बीच बीच में, जिससे आपको पता चले कि आप लोगों की कितनी तैयारी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।